Hello students, I am Dr. Rajiv Ranjan, Assistant Professor, Department of Economics, Devghar College, Devghar. Today we are going to discuss on theory of international trade. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह इकोनॉमिकली कितना भी साउंड क्यों न हो, वह स्वयं में अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। यही कारण है कि आर्थिक लेन देन की जो परंपरा है, दो देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान का जो सिस्टम है, वह बहुत ही पुराना है। यूँ कहें कि मानव सभ्यता का इतिहास जितना पुराना है, लेन देन की प्रक्रिया भी उतनी ही पुरानी है। आमतौर पर जब हम व्यापार या कारोबार करते हैं, तो वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं, जिसको हम एक दूसरे के साथ लेन देन या आदान प्रदान करते हैं, तो कारोबार की जाने वाली जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे टेलीविज़न सेट, कपड़े, पूंजीगत सामान, मशीनरी, कच्चे माल, भोजन या अन्य वस्तुएं और सेवाएं जो लेन देन में शामिल हैं, जैसे यात्रा सेवाएं, विदेशी पेटेंट के लिए भुगतान सेवा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय भुगतानों द्वारा आसान बनाया जाता है, सुगम बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है, जिसमें निजी बैंकिंग प्रणाली और व्यापारिक देशों के केंद्रीय बैंक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर बैंकिंग प्रणाली और केंद्रीय बैंक न हो, तो शायद दुनिया के देशों के साथ लेन देन का जो परंपरा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, वो संभव नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रकार के वित्तीय लेन देन आमतौर पर एक देश को वस्तुओं के साथ प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं, जिनके बदले में इनकी कमी होती है, जो कि बहुतायात में पैदा करता है। अगर हम ऐसे कहें कि लेन देन अन्य आर्थिक नीतियों के साथ काम करने से देश के जीवन स्तर में सुधार होता है। यहाँ पर जीवन स्तर में सुधार से क्या तात्पर्य है? यह समझना होगा कि जब हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार या आदान प्रदान या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या लेन देन करते हैं, तो उन तमाम देशों के साथ जिससे हमारे व्यापारिक संबंध होते हैं, उससे हमारा व्यक्तिगत संबंध भी व्यापार के कारण डेवलप हो जाता है और अलग अलग देशों की रीति रिवाज, टेक्नोलॉजी, रहन सहन का स्तर, शिक्षा पद्धति, कारोबार के तरीके, वहाँ के कल्चर और सिविलाइजेशन से हम सब लोग अवगत होते हैं। यही कारण है कि देश के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अधिकांश आधुनिक इतिहास राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयासों से संबंधित है।
क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए जाते हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे देशों के बीच संबंधों को बल मिलता है, और जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो हम मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट करते हैं। फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट से ही, फ्री ट्रेड थ्योरी से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो बनावट है, संरचना है, और इस तरह के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए प्रमुख संस्थानों का ऐतिहासिक अवलोकन भी संभव होता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को मजबूती के साथ दुनिया के देशों के साथ जोड़ते हैं। विभिन्न लोगों के बीच जब वस्तुओं या सेवाओं का, या यूँ कहें कि वस्तु विनिमय, यह जो परंपरा है, यह सदियों पुरानी प्रथा है, शायद मानव जाति के इतिहास जितना पुराना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेष रूप से अलग अलग सदस्यों के बीच आदान प्रदान को संदर्भित करता है। इस तरह के व्यापार के खाते और स्पष्टीकरण यूरोपीय मध्य युग के अंत में आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय के साथ शुरू हुआ था। जैसे पहले राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों ने राष्ट्र की प्रकृति और कार्य की जांच करना शुरू किया। बाद में अन्य देशों के साथ व्यापार उनकी जांच का एक विशेष विषय बना कि यदि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करें तो उससे क्या लाभ होगा, और उसके बाद उस सोच को अत्यधिक राष्ट्रवादी विचार के साथ, या राष्ट्रवादी विचार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कार्यों का वर्णन करके शुरुआती प्रयास से एक को ढूंढना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और उसे ही अब व्यापारिकता के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि थॉट बिकम एक्शन, एक्शन बिकम हैबिट, हैबिट बिकम नेचर, एंड नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। जब हम कुछ सोचते हैं तो एक दिन कर डालते हैं, और जब हम उसको करने लगते हैं तो धीरे धीरे करते करते हमारी आदत में वो शुमार हो जाता है, हैबिट हो जाता है। और जो चीज़ें हमारे जीवन में आदतन प्रवेश कर जाती है वो धीरे धीरे नेचर में, हमारी प्रकृति में कन्वर्ट हो जाती है, और जो प्रकृति होती है वो कभी बदलती नहीं है। नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर हम व्यापारिक विश्लेषणों का या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पर जाएं तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय विचारों पर अपने प्रभाव के चरम पर जब सीधे राष्ट्रों के कल्याण को केंद्रित किया गया, तब जोर देकर कहा गया कि धन का अधिग्रहण, विशेष रूप से धन के रूप में, उस समय सोना का बहुत प्रचलन था, बड़ी कीमती माना जाता था, क्योंकि लोगों के पास आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता नहीं थी, अभाव में लोग रहते थे। राष्ट्रीय नीति के लिए सर्वोपरि था। व्यापारियों ने सोने के गुणों को लगभग आस्था की वस्तु के रूप में लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कभी भी पर्याप्त रूप से यह समझने की कोशिश नहीं की कि उनकी आर्थिक योजनाओं में सोने की खोज को इतना उच्च प्राथमिकता क्यों दी गई है। व्यापारिकता की इस विश्वास पर आधारित
राष्ट्रीय हित अनिवार्य रूप से संघर्ष में है। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की कीमत पर ही अपना व्यापार बढ़ा सकता है। जब भी हम दो देशों के बीच व्यापार करते हैं तो दोनों के बीच, जैसा मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक देश किसी दूसरे देश के साथ तभी व्यापार कर सकता है जब दोनों वैचारिक दृष्टिकोण से उस काम को या उस वस्तु और सेवा के आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस प्रकार सरकारों को मूल्य और मजदूरी नियंत्रण लागू करने या राष्ट्रीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार माल के निर्यात और कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल आयात को सीमित करने के लिए प्रेरित किया गया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। व्यापारवादी दर्शन या जो दार्शनिक थे उस समय के, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे या जिसकी प्रतिक्रिया उस समय प्रासंगिक थी, उन लोगों ने निर्धारित व्यापार नीति के अनुसार कहा कि निर्यात को प्रोत्साहित करना है और आयात को हतोत्साहित करना है। निर्यात को प्रोत्साहित करने का मतलब हुआ कि हमारे देश के अंदर इतनी उपयोगी और मात्रात्मक दृष्टिकोण से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, जिससे हम दुनिया के देशों को अपने देश की वस्तुएं निर्यात कर सकें। जैसे अभी मेड इन इंडिया पर चर्चा होती है कि भारत उन तमाम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इतना कर रही है जिससे दुनिया के दूसरे देशों को हम मेड इन इंडिया के वस्तुओं से अवगत करा सकें, उसकी क्वालिटी से अवगत करा सकें। और इससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इकोनॉमिकली साउंड होगा इकोनॉमी। और सोने में परिणामी निर्यात अधिशेष की आय लेना। तो निर्यात को प्रोत्साहित करना है, आयात को हतोत्साहित करना है, और सोने में परिणामी निर्यात यानी सोने का जो निर्यात अधिशेष की जो आय है, तो उस आय को व्यापारवादी दार्शनिकों के विचार में अक्सर बौद्धिक रूप से इस व्यवस्था को उथल पुथल माना जाता है और वास्तव में उनकी व्यापारिक नीति में उभरते एक व्यापारिक वर्ग के हितों के युक्तिकरण से थोड़ी अधिक हो सकती थी, जो व्यापक बाजार चाहते थे। इसलिए निर्यात के विस्तार पर जोर के रूप में कंपटीशन के खिलाफ, प्रतिस्पर्धा के खिलाफ सुरक्षा के साथ मिलकर आयात करना या आयात को बढ़ावा देना था। व्यापारिक भावना एक विशिष्ट उदाहरण अंग्रेजी है। 1651 में नेविगेशन अधिनियम, जो स्वदेश के लिए अपने उपनिवेशों के साथ व्यापार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और गैर यूरोपीय मूल्य के सामानों के आयात को प्रतिबंधित करता है। जब तक कि अंग्रेजी ध्वज को उड़ाने वाले जहाज़ों में नहीं ले जाया जाता है, यह कानून 1849 तक चला। फ्रांस में भी इसी तरह की नीति का पालन किया जाता है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के मध्य एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब लोगों को यह समझ में आया कि हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस बात को बल देना चाहिए कि हम देश में अधिक से अधिक मात्रा में अपने संसाधनों को डेवलप करें। और अपने संसाधनों को डेवलप करने का तात्पर्य क्या है?
यह है कि जब हम अपने देश के अंदर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर लेंगे तो उससे आने वाले देशों में, आने वाले दिनों में दुनिया के देशों को हम आसानी से विभिन्न प्रकार के लाभों से अवगत करा पाएंगे। और जब लाभ की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक उपक्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न, उसकी उत्पत्ति और उसके कल्याणकारी प्रभावों का विश्लेषण करता है। लेकिन 18वीं सदी के बाद, 18वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति अत्यधिक विवादास्पद रही। उसका कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और अर्थशास्त्र स्वयं व्यापार नीतियों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के साधन के रूप में विकसित हुआ। ये मन में आया कि स्वयं वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। एडम स्मिथ एक दूसरे के सापेक्ष वस्तुओं के उत्पादन में पूर्ण लाभ देने वाले देशों के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यापार का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि ढांचे के भीतर पूर्ण लाभ उस उदाहरण को संदर्भित करता है जहां एक देश दूसरे देश की तुलना में कम श्रम के साथ एक अच्छी इकाई का उत्पादन कर सकता है। और उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस की जो पुस्तक वॉल्यूम 4 आई, उन्होंने व्यापार से होने वाले लाभ पर चर्चा करते हुए कहा कि स्कॉटलैंड से बढ़ते अंगूर के उदाहरण के आधार पर पूर्ण लाभ के एक साहित्यिक मॉडल पर चर्चा किया। उन्होंने तर्क दिया कि स्कॉटलैंड में अंगूर उगाना और शराब का उत्पादन संभव है, लेकिन उत्पादन के कारकों में निवेश एक विदेशी देश से समान मात्रा में खरीदने की लागत से 30 गुना अधिक होगा। तुलनात्मक लागतों को ध्यान में रखे बिना व्यापार के माध्यम से कुल वास्तविक लागत और कुल संसाधन आवंटन को कम करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एडम स्मिथ के पूर्ण लाभ के मॉडल का आधार है। इस सिद्धांत में जो चर्चित सिद्धांत है वह है हेक्सर-ओहलिन मॉडल। दोस्तों 1900 के शुरुआत में या 19वीं सदी के शुरुआत में दो स्वीडिश अर्थशास्त्री एली हेक्सर और बर्टिल ओहलिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक सिद्धांत को विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के बाद में हेक्सर-ओहलिन मॉडल HO मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। HO मॉडल के परिणाम क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न, जिसको हम लोग कारक बंदोबस्ती में अंतर से निर्धारित होता है। उनकी यह भविष्यवाणी थी कि देश में उन सामानों का निर्यात करेंगे जो स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में कारकों का गहन उपयोग करते हैं, और उन सामानों का आयात करेंगे जो स्थानीय रूप से दुर्लभ कारकों के गहन का उपयोग करते हैं। HO मॉडल में मुख्य धारणा क्या है? HO मॉडल क्या है? उनका कहना था कि एक देश के भीतर सभी देशों या एक देश के भीतर सभी क्षेत्रों में कारक कीमतों को समान करने वाले क्षेत्रों के बीच श्रम और पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है।
ध्यान दीजिए, समान करने वाले क्षेत्रों के बीच किसका किसका, श्रम और पूंजी का, ये दोनों का जो फ्लो है लेबर एंड कैपिटल का, वह फ्री होता है। दूसरा था कि दो देशों में श्रम और पूंजी की मात्रा भिन्न होती है। अलग अलग देशों में लेबर और कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है, यानी बंदोबस्ती में अंतर पाया जाता है। और तीसरा था कि प्रौद्योगिकी देशों के बीच यह समान है, क्योंकि दीर्घकाल में हम किसी भी मांग की पूर्ति करने में हम सक्षम होते हैं, चाहे वह श्रम की हो, पूंजी की हो, या जो भी हो। और चौथा था देशों पर स्वाद समान है। यहाँ दो तीन बातों को प्रमुखता के साथ एचओ मॉडल में इस बात को स्पष्ट किया गया है, उजागर किया गया है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो अलग अलग देशों की अपनी अपनी कार्य क्षमता है, अपनी अपनी कैपिटल है, अपना अपना पूंजी है, अपना श्रम है जिसको हम लोग लेबर कहते हैं, और ये उसकी देश की और देश के लोगों की कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए इसका प्रवाह भिन्न भी होता है और स्वतंत्र भी होता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है वह यह है कि दुनिया का कोई भी देश बिना व्यापार किए आगे नहीं बढ़ सकता है। व्यापार उसके मूल में होता है, और जब तक व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई देश आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है तब तक हर देश को एक दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे एक देश का दूसरे देशों से आंतरिक संबंध विकसित होगा और उसके कारण दोनों देशों के बीच जीवन स्तर में सुधार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपको यह विषय वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।